हिंदुस्तान अखबार शुक्रवार 7 अप्रैल 2026। जेएनयू संजय के भारद्वाज को लेकर शेख हसीना ने ढाका की बेचैनी बढ़ाई। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का बुधवार का संबोधन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बयान होने के साथ साथ अपने समर्थकों के मन को टटोलने का एक गंभीर प्रयास था। उन्होंने ऐलान किया कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी और उसके लिए गिरफ्तारी, जेल या जान का खतरा उठाने को भी तैयार है। अपने पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की विरासत और 1971 मुक्ति संग्राम को याद करके वह भावुक हो गई। हालांकि यह उनका पहला निर्वासन नहीं है। 1981, 83, 1985 और 2007 का हवाला देते हुए उन्होंने खुद कहा कि पहले भी यह गिरफ्तारी, निर्वासन और जानलेवा हमलों का सामना कर चुकी हैं। बड़ा सवाल ये उनकी वतन वापसी का नहीं है। क्या शेख हसीना की वापसी बांग्लादेश में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की नई धार देगी या पहले से बटी हुई सियासत की ओर गहरे बांट देगी? बल्कि बांग्लादेश की घरेलू राजनीति और नई दिल्ली के साथ ढाका के रिश्तों को दिशा भी देगा। अपने संबोधन में हसीना ने 3 मुख्य मांगे रखी हैं। अवामी लीग पर लगा प्रतिबंध हटाया जाए, राजनीतिक कैदियों को फौरन रिहा किया जाए और न्यायपालिका मीडिया की आज़ादी बहाल की जाए, जिसमें उन्होंने जुलाई के आंदोलन को सुनियोजित बताया था। हसीना ने 2024 में आंदोलन के पीछे सियासी षड्यंत्र का प्रमाण भी दिया। न्यायिक जांच को रोके जाने का आरोप लगाकर उन्होंने अंतिम सरकार को घेरा और मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था की वैधता पर सवाल उठाए। इन सबके 2 निहितार्थ हैं। पहला, सन 1971 की मूल भावना के साथ मुक्ति संग्राम के जीत के महीने यानी 16 दिसंबर के गहरे प्रतीकात्मक महत्व को फिर से स्थापित करना चाहती हैं, क्योंकि एक ऐसी विरासत है जिसे अवामी लीग मजबूत से आगे बढ़ाती रही है। दूसरा, अपनी वतन वापसी के लिए उन्होंने राजनीतिक जमीन तैयार करने की कवायद शुरू कर दी। गौरतलब है भी अब बांग्लादेश पार्टी ने भी 1971 की विरासत पर अपना दावा जताना शुरू कर दिया है। पीएनपी के मुताबिक सशस्त्र संघर्ष जियाउर रहमान और उनकी सेना ने किया था। वैसे यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि 1975 के बाद बांग्लादेश की राजनीति में जियाउर रहमान की सत्ता के दौरान ही इस्लामी राजनीति को पाकिस्तान तर्ज पर स्थापित करने का संवैधानिक व राजनीतिक प्रयास किया गया। इसे सूरत हाल में क्या हसीना का दिसंबर 2026 उसे जोशो खरोश से स्वागत हो सकेगा, जैसे 2007 में आम लोगों ने किया था? निसंदेह फरवरी के चुनाव में यदि सभी दलों का सहभागिता होती है तो आवामी लीग से कम दूरी सबसे राजनीतिक जमात जरूरी होती है। कानूनी प्रतिबंधों और नेतृत्व के संकट के बावजूद तकरीबन 30% वोटरों पर उसका प्रभाव रहा है। ऐसे में अपनी नेता का स्वागत करने के लिए आवामी लीग की समर्थक बड़ी संख्या में सड़क पर आ सकते हैं। तारिक रहमान सरकार इससे वाकिफ है। यह भी एक वजह थी कि हसीना के संबोधन को बांग्लादेश में प्रसारित नहीं होने दिया। दरअसल आम आवाम में तारिक रहमान की पकड़ अब तक नहीं बन सकी। वह करीब 17 साल तक बांग्लादेश से बाहर रहे। इसलिए शेख हसीना की वापसी की घोषणा से सियासी फजा में यह सवाल उठने लगा कि क्या आवामी लोग फिर से देश की राजनीतिक प्रक्रिया भाग लेने दिया जाएगा। लोकतांत्रिक रूप से जनता से फिर से जुड़ने के मौके तलाशना इस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। इन सब का असर भारत बांग्लादेश संबंधों पर भी पड़ेगा। भारत शेख हसीना को सुरक्षा और शरण दी है, जिसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार और भारत की जनता दोनों का आभार व्यक्त किया है। लेकिन दूसरी तरफ नई दिल्ली ने ढाका के साथ अपना संपर्क भी बनाए रखा है। पिछले 1.5 दशक में जहां भारत बांग्लादेश संबंध काफी हद तक हसीना सरकार के साथ राजनीतिक विश्वास पर टिके रहे, वहीं हाल फिलहाल केंद्र सरकार का प्रयास ढाका के साथ रिश्तों में फिर से गर्माहट लाने का रहा। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के मौजूदा प्रधानमंत्री तारिक रहमान को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बुलाया भी है।
हालांकि भारत के नजदीक आने में तारिक रहमान की उलझन जाहिर होती रही। फरवरी 2026 में पद संभालने के बाद अपनी पहली पहली विदेश यात्रा के लिए उन्होंने पहले मलेशिया और फिर चीन को चुना, जबकि भारत ने उन्हें पहले ही निमंत्रण भेजा था। चीन यात्रा में मोंगला बंदरगाह जैसे संवेदनशील मसलों पर समझौते हुए। पहला 1996 की गंगा जल संधि, जिसकी समय सीमा आगामी दिसंबर में खत्म हो रही है। दूसरा, पिछले साल वर्षों से लंबे तीसरा जल बंटवारा समझौता। तीसरा, शेख हसीना का आधिकारिक प्रत्यर्पण। और चौथा, सीमा पार व्यापार को सामान्य बनाना। जाहिर है भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती संतुलन बनाने की है। उसे अपनी संधि संबंधी जिम्मेदारी, रणनीति, हितों और द्विपक्षीय संबंधों के बीच संतुलन रखना होगा। नई दिल्ली में उचित ही प्रत्यर्पण को लेकर सवाल उठाए हैं। विशेषकर संधि का अनुच्छेद 6 भारत को राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित मामलों में प्रत्यर्पण से इनकार की अनुमति देता है। हालांकि हत्या, गैर इरादा हत्या, हत्या के लिए उकसाने और आतंकवाद से जुड़े अपराध इस अपवाद से बाहर है। इन सब का यह भी अर्थ है कि दोनों देश एक दूसरे को आंकने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का बांग्लादेश में बड़ा निवेश है और चीन का वहाँ बढ़ता प्रभाव भी चिंतनीय है। ढाका की चुनौती की वह अपनी सियासी मतभेदों का हल लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और कानून के दायरे में खोजें। इससे न केवल शेख हसीना का भविष्य बल्कि बांग्लादेश की लोकतांत्रिक दिशा और दशा भी तय होगी। देखना है कि वह इस परीक्षा में कैसे सफल होता है। अगला लेख है तेजपाल को सजा। आखिरकार बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा पीठ से पूर्व मीडिया शास्त्री तरुण तेजपाल को यौन दुराचार मामले में 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुना दी। आरोपी पक्ष सजा को सर्वोच्च न्यायालय में जरूर चुनौती देगा। और गौर करने की बात है यहाँ तक पहुंचने में 12 वर्ष से ज्यादा वक्त लग गया। तरुण तेजपाल देश के एक चर्चित मीडिया हस्ती थे और उच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के शोषण के लिए किया। उच्च न्यायालय ने तेजपाल के दुराचार को बलात्कार माना, जबकि सत्र न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया। एक बार फिर तेजपाल के वकीलों ने उन्हें बचाने को हर मुमकिन कोशिश की, क्योंकि यह अपराध 13 साल पुराना है और वह अब 62 वर्ष के हो चुके हैं। साथ ही यह भी बताने की कोशिश की तेजपाल के खिलाफ अन्य कोई मामला दर्ज नहीं है। खैर, तेजपाल के बचाव की हर कोशिश नाकाम हुई और इंसाफ अपने मुकाम पर पहुंचा है। तरुण तेजपाल के प्रति नरमी बरतने का आधार नहीं है। महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं उनकी पालना होनी चाहिए। जैसे मामलों में नरमी बरतने से समाज में गलत संदेश जाता है। पीड़िता तेजपाल की बेटी की उम्र की थी और उसके इनकार पर तेजपाल ने गौर नहीं किया। यह भूलना नहीं चाहिए कि तेजपाल ने सीमा का उल्लंघन एक दिन नहीं 2 दिन किया। हम आज ऐसे दौर में जहाँ यह सुस्थापित बात है कि महिला के इतना कहने का अर्थ केवल इनकार ही नहीं होता और कुछ नहीं। समग्रता यह मामला न्यायालयों की सामूहिक संवेदना को कटघरे में खड़ा करता है। यह बात न्यायालय में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि न्यायमूर्ति किन तथ्यों को देखना चाहते हैं। सत्र न्यायालय की सुनवाई और फैसले से ऐसा लगा कि पीड़िता को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और दोषी के आचरण के बजाय पीड़िता के व्यवहार को देखने की कोशिश हुई थी। यही नहीं, पीड़िता को लिखे गए तेजपाल की माफीनामे में भी नजरअंदाज कर दिया गया, क्योंकि क्या दोष साबित करने के लिए माफीनामा पर्याप्त नहीं था। यह मुकदमे की मिसाल बने। ऐसे मामलों में आरोपी के प्रति किसी भी तरह से नरमी बरतना गलत है। यह भी देखना चाहिए कि आरोपी ने बचने के लिए हर मुमकिन प्रयास किए, लेकिन इन बातों को अपराध की गंभीरता कतई कम नहीं हो जाती। जहाँ भी कानून उल्लंघन होता है वहाँ पूरी कड़ाई से फैसला लेने की जरूरत होती है। पीड़ित पक्ष कानून की लंबी प्रक्रिया को देखकर सहम जाता है। गौर कीजिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण के अनुसार 90% से अधिक घरेलू और यौन हिंसा के मामले छिपा ली जाते हैं।
और कभी दर्ज नहीं हो पाते। अगर सुनवाई और सजा जल्दी हो तो निश्चित ही हर यौन अपराध दर्ज होने लगेगा, दुराचरण पर लगाम लगने लगेगी। तो अगर अंतिम फैसला 2 या 3 साल के समय में ही आ जाता है तो जाहिर है हमारे समाज पर कुछ ज़्यादा असर होता है। खैर, अंतिम रूप से इस मामले में फैसले के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद है कि यह इंतजार अब ज़्यादा लंबा नहीं होगा। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह का लेख है, हथकरघा से देश का समृद्ध भविष्य बुनते बुनकर। एक विकसित राष्ट्र का निर्माण सिर्फ तकनीक से निर्धारित नहीं होता, बल्कि अपनी स्थायी खूबियों प्रगति के भाग के रूप में बदल सकने की उसकी क्षमता से भी होता है। अब जब हमारा देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, तब हम अत्याधुनिक तकनीक में तो निवेश कर ही रहे हैं, अपनी समृद्ध विरासत में भी नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी हथकरघा परंपरा उन बड़ी खूबियों में से एक है जो हमेशा हमारे साथ रही है। आज जब देश अपना 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है, तब इस कुटीर उद्योग को ऐसे रणनीतिक क्षेत्र के तौर पर देखने का यह उपयुक्त अवसर है, जो स्थायित्व, प्रामाणिकता और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला को महत्व देने वाली दुनिया के लिए बेहद अहम है। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2047 का जो सपना देखा, वह आत्मनिर्भरता, समावेशिता व सांस्कृतिक आत्मविश्वास पर आधारित है। हथकरघा विरासत और नवाचार को जोड़कर इस सपने को साकार कर रहा है। यह देश की स्त्रियों के नेतृत्व में विकास, उद्यमिता, आजीविका और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को बढ़ावा दे रहा है। हथकरघा महज एक शिल्प नहीं, बल्कि भारत की महान सभ्यतागत विशेषताओं में से एक है। सबसे पहले कपास की खेती और बुनाई वाली सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर विश्व व्यापार में भारतीय कपड़े के दबदबे वाली 18वीं सदी तक भारत ने वैश्विक स्तर पर वस्त्र निर्माण की उत्कृष्टता के मानक स्थापित किए। बंगाल के प्रसिद्ध मलमल के साथ बनारसी सिल्क, कांचीपुरम की बुनाई, पोचमपल्ली, इकत और अनगिनत क्षेत्रीय परंपराओं ने भारत की दुनिया भर में प्रशंसा दिलाई। तो हमारे पास अग्रणी स्थान फिर से हासिल करने को ऐतिहासिक मौका है। अब हथकरघा क्रांति में बस ही नहीं, कारीगरी विरासत, नवाचार और भरोसे का भी निर्यात होना चाहिए, ताकि हर उत्पाद ब्रांड इंडिया की पहचान बने। हथकरघा हमारे देश का सबसे कुटीर उद्योग है। यह देश के 35 लाख से अधिक बुनकरों व उनसे जुड़े कामगारों की आजीविका का सहारा है। इन कामगारों से लगभग 72% महिलाएं हैं। पिछले दशक में सरकार ने कच्चा माल आपूर्ति योजना, 797 हथकरघा क्लस्टरों, 1.5 से अधिक उन्नत करघों, लगभग 97,000 कारीगरों के कौशल विकास से GI टैग वाले उत्पादों, हैंडलूम मार्क इंडिया, हैंडमेड सर्टिफिकेशन, अर्बन हार्ट और डिजाइन रिसोर्स सेंटर जैसी पहल के जरिए इस क्षेत्र को सुदृढ़ किया। आज 29 बुनकर सेवा केंद्र प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन, डिजाइन के विकास, कच्चे माल संबंधी सहायता और बाजार से जोड़ने जैसी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। वहीं 11वें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी को सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि उन्नत प्रशिक्षण बढ़ाया जा सके व अधिक मूल्य वाले हथकरघा उत्पादन बनाए जा सके। नवाचार हमेशा से हथकरघा की यात्रा का हिस्सा रहा। महात्मा गांधी के चरखे ने सूत काटने के काम को आसान, तेज और अपेक्षाकृत अधिक कुशल बनाया। हाल में असम के मैना करघे और शिवसागर विकसित चित्तरंजन करघे ने यह दर्शाया कि करघे के बेहतर डिजाइन से बुनाई का काम कैसे आसान व अधिक उत्पादक हो सकता है। इसके साथ मिलकर बनाया गया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम टेक्नोलॉजी ऐसे करघे विकसित कर रहा है जो हल्के, मजबूत और उपयोग में आसान हैं।
तकनीक और कारीगरों की जगह लेने की बजाय उनसे सशक्तिकरण का जरिया बनना चाहिए। बेहतर ब्रांडिंग, मूल्य वर्धन और बाजार तक सीधी पहुंच के जरिए इस क्षेत्र में किए जा रहे नवाचार बुनकरों की आय में काफी वृद्धि कर सकते हैं। हम अपने बुनकरों का सम्मान सिर्फ अपनी विरासत के संरक्षक के रूप में नहीं बल्कि देश के प्रगति के शिल्पकार के रूप में करें। हमारे द्वारा खरीदा गया हथकरघा उत्पादन सदियों पुरानी परंपरा की को संजोता है और भारत की कहानी को दुनिया तक पहुंचाता है। सतगुरु जग्गी वासुदेव का लेख है, लगाव बुरी बात नहीं। किसने कहा कि लगाव होने पर विकास नहीं होगा? धरती पर आसक्त होकर जब पेड़ अपनी जड़ों की माटी धरती पर आसक्त होकर जब पेड़ अपनी जड़ों को माटी के अंदर गहराई में फैलाता है, तभी वह स्वस्थ रूप में पनपता है। अनेक अनेक पक्षियों को आश्रय देता है, हवा में प्राण वायु का प्रवाह करता है, फल देकर दूसरों के उपकार करता है। यदि उससे धरती से अलग कर दें, उखाड़ कर फेंक दें, तो वह नष्ट हो जाता है। आपके विषय में भी यही बात सही है। किसी के कहने पर अगर मैं आकर यदि आप अपने किसी स्नेह बंधन से जबरदस्ती छुड़ा लेंगे, तो निश्चित रूप से स्वयं को घायल कर लेंगे। आसक्ति रखने पर दुख कब होता है? आपके बच्चे को स्कूल से ला रहा रिक्शा आपकी आंखों के सामने उलट जाता है, तब आप क्या करेंगे? रिक्शे की ओर भागेंगे, गिरे हुए बच्चों को बिखरे हुए बच्चों में से पहले अपने बच्चे को उठा लेंगे। बच्चों के प्रति स्नेह रखने का आपका दावा हो तो आप किसी भी बच्चे को उठा सकते हैं। असल में वहां बच्चों के प्रति स्नेह काम नहीं कर रहा था। यह अपना बच्चा है, उसके साथ निजी संबंध जोड़ने की परिभावना ने आपको संचालित किया था। सामने बच्चा नहीं था, मैं मेरा के विचार आगे खड़े थे। जब तक कोई व्यक्ति अपना आपका मित्र रहता है, तब तक उसे स्नेह करते हैं। जब वह दुश्मन बन जाता है, तब उसके प्रति नफरत पैदा होती है। दरअसल क्या आपने उस व्यक्ति के विशेष से स्नेह किया था? नहीं, अपना मित्र होने के नाते आपने उससे स्नेह किया था। किसी भी रिश्ते में खुद को आगे रखते हुए लगाव बना था। इस तरह तंग दायरे में अपने को समेटते वक्त आसक्ति रखें, तब तब दिक्कत होती है। जब वायु और सुगंध एक दूसरे पर पूर्ण आसक्त होकर एकाकार होती है, तब एक को दूसरे से अलग करके देखना संभव नहीं होता। किसी पर आपकी आसक्ति में यही गहनता रहनी चाहिए। आप उनके साथ यूं एकाकार हो जाएं कि दोनों को अलग करके देखा ना जा सके। तब यह प्रश्न भी नहीं उठता कि उस पर आसक्ति रखें या ना रखें। पर फिर काहे का दुख और कैसा दर्द। अनासक्त होकर सबसे अलग थलग रहना स्वतंत्रता नहीं है, विकास नहीं है। सबको आत्मसात करते हुए विश्व रूप लेकर चलना ही विकास है। पसंद नापसंद के नाम पर अपने दृष्टिकोण को संकुचित बना लेने से कितनी ही अनोखी बातें आपकी पसंद की सूची में स्थान नहीं पाती। नतीजतन इस जगत की पूर्णता का अनुभव करना ये आपके लिए कभी संभव नहीं होता। कोई भी जानबूझकर मूर्खतापूर्ण ढंग से नहीं जीता। अनजाने में वह मूर्खता में फंस जाते हैं। विवेचन करके देखने की परिपक्वता आ जाए तो उसके बाद कोई भी वैसे नहीं जिएगा। आज के सारे लेख पूरे हो चुके हैं।